हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। 3 सालों से बैक टू बैक बोर्ड में अच्छे से परफॉर्म कराने के बाद पहली बार यूट्यूब पर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो, जो कि आपको महाराष्ट्र बोर्ड में मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि 100 मार्क्स दिलाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब की बार 100 मार्क्स पक्के हैं यार। तो कैसे मिलेंगे हमको ये 100 मार्क्स, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में? उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैंने बताए हुए गाइडेंस का यूज़ करके 3 साल तक बैक टू बैक आप कह सकते हो हैट्रिक 96, 95, 96 मार्क्स लेकर मेरे बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया है बोर्ड में। तो उन्होंने किस तरह से तैयारी की है और उनको मैंने कैसे तैयारी करवा के दी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इस बार 95 प्लस नहीं तो पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि इस बार इस एकेडमिक ईयर 2020-21 में हमारा सिलेबस ड्यू टू कोरोना क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो भी 20 to 25%। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा मन लगाकर ध्यान देकर और अच्छे से अगर देखोगे और इसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब की बार 100 मार्क्स पक्के हैं यार। तो सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और नोटबुक ले लो। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। चाहे तो आप ये वीडियो पॉज करके भी ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। So let start. तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स 1 के ट्रिक्स बताऊंगा। मैथ्स 1 में कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं वो बताऊंगा, और कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है, किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, किस क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं देना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा। सेम मैथ्स 2 के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। अब मैं 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के पास जाके कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, और कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देना है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स 1 का, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि है हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर विथ ऑप्शन। 8 मार्क्स का चैप्टर विथ ऑप्शन। ये देखो मैथ्स 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, अपने सब्जेक्ट का कोड होता है 40, उसका मैं पहला चैप्टर आपके सामने निकाल रहा हूँ। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैथमेटिकल लॉजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, राइट। सो ये रहा आपका मैथमेटिकल लॉजिक, पेज नंबर 1। ये कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 8 मार्क्स के लिए। लिख लो यहाँ पे साइड में कहीं पे तो कि ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। अब इस चैप्टर में ओमिटेड पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, दैट इज़ सर्किट डायग्राम और सर्किट, स्विचिंग सर्किट, सिर्फ वही ओमिटेड पार्ट है, बाकी सारा का सारा एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लो। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई बताएगा नहीं कि, या कोई पूछेगा नहीं कि स्टेटमेंट है या नहीं, पूछेगा नहीं कोई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे के क्वेश्चन देखो, मैं ऑलरेडी टिक करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 1.1 देख लो फिर से, पेज नंबर
7 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो नोटबुक पे लिख लो। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक 1.2 दैट इज स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, दैट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंस या तो फिर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिजेंसी का पैटर्न बताओ। तो उसके लिए ये जो भी है क्वेश्चन तीनों मैंने टिक करके रखे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद है अपना दैट इज़ क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, डुअल्स तो ओमिट किया हुआ पार्ट है, देन निगेशन, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो आप डुअल तो ओमिट किया है, इसके लिए मैंने डुअल को कैंसिल कर दिया है। डुअल को आप भी कैंसिल कर दो। डुअल के बाद हमें जाना है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछते हैं। तो 3 या 2 या 1 इस तरह से उसका पैटर्न रहता है, तो वो आपको करना है। कन्वर्स इन्वर्स के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ पे भी मिलेंगे, आप उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में हमको उन्होंने क्या दिया है, तो हमें बताया है उन्होंने कि क्या करना है, उनको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज़, देन यूजिंग क्वांटिफायर्स। तो जो भी मेरा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ये करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डुअल वाला कैंसिल है, इसको आपको नहीं करना है। आफ्टर दैट राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये करना है। सॉरी, गलती से वो हो गया, ये करना है आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन। उसके बाद हम जाते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पे। देखो मैंने 4 अलजेब्रा के स्टेटमेंट के जो 4 हैं वो 4 लॉ लिखे हुए हैं, दैट इज़ टिक करे हुए हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई भी स्टेटमेंट अगर हमको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो ये स्टेटमेंट हमको याद होने चाहिए। तो ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी अपने को लास्ट ईयर तक पूछा नहीं था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में से 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सर्किट था तो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन सर्किट वाला क्वेश्चन ही निकाल दिया, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन किसको पूछेंगे। तो टफनेस बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ये पार्ट ही ओमिट किया है, तो आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा एक चैप्टर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने टिक करके दे दिया। अब इसके आगे हमें देखना है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एमसीक्यूज़ है और ओमिटेड पार्ट जो भी है उसको छोड़ के, उस पार्ट के एमसीक्यूज़ छोड़ के सारे के सारे एमसीक्यूज़ ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि पहले के बुक में एमसीक्यूज़ नहीं देते थे। इस बार के बुक, इस टाइप के बुक में, अभी न्यू बुक में एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, तो उसमें से ही एमसीक्यूज़ मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो आप उस पर ध्यान रखिए और वो सारे एमसीक्यूज़ कीजिए। तो इसलिए मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू को टिक करके रखा है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिक करा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड देन उसके बाद है 8, 9, 10, 11। मैथमेटिकल लॉजिक है, इजी चैप्टर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। 8 मार्क्स का आपको क्या क्या आ सकता है, तो ट्रुथ वैल्यू बताओ, स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली कन्वर्ट करो, देन उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, पैटर्न बताओ, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव बताओ, निगेशन करके बताओ, या तो विदाउट ट्रुथ टेबल,
शो करोगे कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और MCQ आया तो 2 मार्क्स का MCQ आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1 का और मिसलेनियस का पूरा डिटेल नॉलेज। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस हमारे मैथ्स 1 का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, लॉजिक के बाद का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, और इसमें पहली एक्सरसाइज में से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछा था, ठीक है। तो इसको मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैंने 2-3 क्वेश्चन को टिक करके रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिड्यूस होगा सिलेबस, तो उनको पूछने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो वो क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लगते हैं मेरे को, तो वो एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 2 मेथड से करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उस पर ना जाओ, एडजॉइंट मेथड पे जाओ, तो वो मेथड सॉल्व करो। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, उस पे जाओ। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरम आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए। उसके बाद देखो इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए, इसका यूज़ होगा अपने को MCQ के लिए। एंड देन उसके बाद है इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए। अब जाते हैं हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज की ओर। सीधा एक्सरसाइज, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये जो 4 है, 4 का सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, देखो वेरीफाई दैट है। 4th में देखिए, वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। इसका इस 4th का हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी है या वेरीफाई दैट का जो भी स्टेटमेंट है उसको याद रखो, क्योंकि उसके ऊपर MCQ सॉल्व करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में से हमें क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 4 का सिर्फ स्टेटमेंट। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया तो 5 में ही 1, 2, 3 इंक्लूड हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमको मिसलेनियस का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, चेक वेदर द मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। ये मैट्राइसेस इन्वर्टिबल है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखना है, और एक बार वो आपको पता चलेगा। ये डिटरमिनेंट बेस पे है, डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आया तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, तो उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्राइसेस इफ़ देयर एग्जिस्ट। इसको भी एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करके ट्राई करो, इसमें से एक एग्जाम्पल में भी एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस है हमारा टॉपिक। एप्लीकेशन 2 होते हैं, रिडक्शन और इन्वर्शन, बट हमको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्शन रखा है, रिड्यूस करके सिलेबस में रिडक्शन निकाल दिया है, तो रिडक्शन हमको नहीं पढ़ना है, बट इन्वर्शन पढ़ना है। तो इन्वर्शन के ऊपर एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है। देखो मेथड ऑफ रिडक्शन कैंसिल की हुई है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन कैंसिल है। नाउ एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस दिए हुए हैं, बाद में वर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3, 4 एंड 5 दैट इज़ कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाला प्रॉब्लम है, 3 नंबर्स वाला प्रॉब्लम है, और कॉस्ट ऑफ 3 TV का। तो ये जो 2 प्रॉब्लम है, 3 नंबर प्रॉब्लम और 5 नंबर प्रॉब्लम, बहुत बार पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है, इस पर ज़्यादा जोर देंगे। और चौथे नंबर का प्रॉब्लम लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पूछा है, तो इसके लिए ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में
बहुत सारे MCQs हैं, उनको ट्राई करें। वो MCQ आपको बहुत काम में आएंगे। एग्ज़ाम में हमें MCQ सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए MCQ के ऊपर फोकस करें ताकि आपके जो 2 मार्क्स है, जो 16 मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आराम से मिल जाए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिसेस 6 मार्क्स का चैप्टर था, ठीक है, मैट्रिसेस 6 मार्क्स का चैप्टर था। अब ट्रिगो जो है मेरा वो है 10 मार्क का चैप्टर। ट्रिगो जो है मेरा 10 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का चैप्टर है मेरा ट्रिगो। अब ट्रिगो में क्या करना है हमको, ट्रिगो बोला तो सबको थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, बट इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारा डिफ़िकल्ट पार्ट ओमिट कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस ओमिट किए हैं, लेकिन इसके हमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने हैं। इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको करके जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको करना है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन के प्रूफ नहीं है, थ्योरम्स को नहीं करना है, थ्योरम्स डिलीटेड पार्ट है, लेकिन उस थ्योरम का यूज़ करके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारे लिए एक्सरसाइज 3.1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेंगे या तो जनरल सॉल्यूशन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। प्रूफ नहीं है तो चांसेस है कि ये ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि ओमिटेड पार्ट नहीं बोला है उन्होंने, बोला है कि थ्योरम कैंसल्ड है, बट उसका प्रॉपर्टी का तो यूज़ वो लोग करेंगे ज़रूर। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं होगा यूज़ तो JEE में तो ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग ट्राइंगल है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। देखो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा 2 थ्योरम्स तो आते हैं। थियरी बोला तो 2 थ्योरम हमेशा आते हैं। तो एक थ्योरम तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लिया जाता है, एक वेक्टर से उठाते हैं, या तो फिर एक के लिए तलाश जारी रहती है। तो इस बार उन्होंने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये 3 रूल दिए हैं हमको। तो इन तीनों रूल में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो आप देख लेना इसका साइन रूल का प्रूफ कैसा है, कोसाइन रूल का प्रूफ कैसा है एंड प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ कैसा है। देखो ये प्रोजेक्शन रूल है, फिर ये कोसाइन रूल है और ये साइन रूल है। इन सब का आप एक बार ज़रूर थ्योरम देख लेना। इसके 2-3 बार लिखना, 4-5 बार लिखना लगेगा, तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी। ये थ्योरम तीनों में से एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल ये नहीं आने वाला है अपने को, तो इसके लिए ये कैंसिल किया हुआ पार्ट है। इसके बाद इसका जो यूज़ करके प्रॉब्लम हो गए वो भी ओमिट हो जाएंगे। तो हमारे हीरोज़ फार्मूला ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के एप्लीकेशन में आता है। नेपियर्स एनालॉजी, अगर ये ओमिटेड पार्ट नहीं होता तो मैं बोलता कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 10, 11, 12 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे डिपेंडेंट है, जो कि रिड्यूस पार्ट है। तो ये हमें नहीं करने हैं, बाकी सब हमें करना है, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन तो इजी है, और इसमें से अगर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। इन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो चार्ट दिया है, ये टेबल देख लो, क्योंकि फंक्शन का डोमेन कहाँ पे है, रेंज कहाँ पे है, उसका पीरियड क्या है, वो हमें भी 1 या 2 मार्क्स के लिए MCQs में पूछा जाएगा या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा।
और उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन का दूसरा टेबल है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो देखो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक कैंसिल किया गया है, इसके प्रूफ को नहीं करना है, बट इसके फॉर्मूले को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम करने हैं अपने को वो देखना है। दैट इज एक्सरसाइज 3.3 में। ना देखो 3.3 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले वहाँ पे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है। पेज नंबर 99 पे एक चौथा प्रॉब्लम सॉल्व है, पेज नंबर 99 पे एक तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, एक्सरसाइज 3। अब आते हैं हम अपने चौथे चैप्टर पे, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगेन 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज का चैप्टर, बट तीसरा एक्सरसाइज ओमिट कर दिया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। इसमें हमारे पास जो थ्योरम है, पहला थ्योरम ये आपको करना है। उसके बाद हमें थ्योरम नंबर 2 दैट इज़ 4.2 ये थ्योरम करना है। थ्योरम नंबर 3 ये देख के जाना है। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। मे बी ये एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक थ्योरम हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे थ्योरम करके जाने का। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। पहला क्वेश्चन है कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन, वो वाले क्वेश्चंस करके जाने का। उसमें भी अगर देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेपरेट इक्वेशन आज तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, इस बार भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सम तो 2 मार्क्स के लिए रहता ही है, तो ये आपको करके जाना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से, बोर्ड के क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एंगल देखना है, तो एंगल का थ्योरम है वहाँ पे, थ्योरम ऑफ एक्यूट एंगल, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² + 2hxy + by² = 0, वो वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अगेन वो करना है आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर, जिसमें कि पहले के 2-3 क्वेश्चन देखो, शो दैट एक परपेंडिकुलर इच अदर है और शो दैट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ये टाइप के क्वेश्चन कभी पहले पूछते नहीं थे, या तो पहले के टेक्स्ट बुक में नहीं थे, तो ये नए क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये 2 या 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछेंगे अपने को, तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो करने ही है। उसके बाद एक्यूट एंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो, और ये सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज़ 5, 6, 7, तो ये पूरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं। अब उसके बाद है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि ओमिटेड पार्ट है, रिड्यूस किया हुआ पार्ट है, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये नहीं करना है, इसकी वजह से सारे के सारे 4.3 के क्वेश्चन सारे के सारे डिलीट हो गए, रिड्यूस हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है, दैट इज़ 10th, जो कि उस पर डिपेंड नहीं है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इस एक्सरसाइज में अगर कुछ पूछने लायक है, या 4 मार्क्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ पूछने लायक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, इसको सॉल्व करके ही जाना। अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ है, उसके आपको एमसीक्यू सारे करने हैं। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एमसीक्यू इस पहले के बुक में एमसीक्यूज़ नहीं रहते थे, अभी एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स इसी एमसीक्यू में से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब हम जा रहे हैं, अब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है, ये है 12 मार्क्स का चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर, मार्क्स के लिए भी सबसे स्कोरिंग चैप्टर, और देखा जाएगा तो सबसे इजी चैप्टर भी हो सकता है अगर उसकी प्रॉपर
तैयारी करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको वेक्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपको वेक्टर में सारे के सारे मार्क्स मिल जाए। तो शुरू करते हैं वेक्टर के लिए। ये जो वेक्टर है ये कॉम्बिनेशन है 11th का वेक्टर और 12th का वेक्टर। पहले ये 11th में वेक्टर का आधा पार्ट होता था और दूसरा पार्ट 12th में आता था, अब दोनों एक साथ कर लिया है। तो मेरे ख्याल से दोनों के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे 11th एज वेल एज 12th के, तो उसी हिसाब से ये है। तो यहाँ पे देखो कोरोलरी है, पेज नंबर 138 पे कोरोलरी है और एक थ्योरम है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 142 पे, वहाँ पे एक थ्योरम है दैट इज़ ABC 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर देन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके ऊपर का थ्योरम है, वो थ्योरम। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। 5.1 पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहले के जो 4 क्वेश्चन थे वो 11th में इंपॉर्टेंट थे, 11th के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, और बाद के जो 4 क्वेश्चन है ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूले का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। ये जो 12 मार्क्स का चैप्टर है वेक्टर, इसमें थ्योरम भी भर भर के आएंगे। थ्योरम 1, 2 तो थ्योरम इसमें से आएंगे, और थ्योरम नहीं आए तो वर्ड टाइप प्रॉब्लम आएंगे जिसको हमें वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा, वो होगा, या तो इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये थ्योरम नंबर 5 ये है सेक्शन फार्मूला। गलती से 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो ज़रूर पूछेंगे ये। उसके बाद है मिड पॉइंट फार्मूला, उसका यूज़ करके फिर शायद हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। देखो 5.2 में क्या क्या है, तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे की ओर। अब हम हैं एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। 5.3 में आपको क्या करना है, तो टॉपिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो भी है वो 12th वाला पार्ट है, और ये जो क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 11th में रहते थे, अभी जो 12th में आ गए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट 1 क्वेश्चंस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 आज तक कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो पूछा जाएगा। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के पास, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, फिर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का। तो ये जो भी है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इम्पॉर्टेंट 1,
एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। 15 भी थ्योरम टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का है, और ये रेशियो फाइंड आउट करने के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। टॉपिक बहुत ही ईजी है। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स दिलाएगा। 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसका थ्योरम का प्रूफ नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट यूज़ होगा एग्ज़ाम में, बट थ्योरम का प्रूफ नहीं यूज़ होगा। तो ये दोनों के प्रूफ कैंसिल किए गए हैं, बट उनके स्टेटमेंट को यूज़ करना है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगेन कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.5 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन तीनों भी करने हैं। फिर यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रूव दैट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है एग्ज़ाम में। उसके बाद डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये एंड देन बस इतना ही है वेक्टर के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज के मिसलेनियस में आना है आपको। वहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू जितने हो सके उतने सॉल्व करो, सारे के सारे सॉल्व करो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। उसके बाद हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन, जो कि है मेरा 10 मार्क का चैप्टर। अब ये 10 मार्क का चैप्टर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन और प्लेन है। तो लाइन के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पकड़ो, और प्लेन का 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ो। तो इस हिसाब से कॉमन आएगा वो। ये थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन ईच अदर। ये थ्योरम आपको करके जाना है। उसके बाद ये दूसरा थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट और थ्योरम करके जाना है अपने को। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 6.1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, देन 7, 8, 9, 10। देख लो फिर से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरा टॉपिक है अपना, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये भी अपने को टॉपिक देखना है। फिर स्कीव लाइन, देन डिस्टेंस बिटवीन स्कीव लाइन। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसमें से डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये भी टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंपेयर करके इंटरसेक्ट ईच अदर होता है कि नहीं, ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कभी 2 मार्क्स के लिए पूछते, कभी 3 मार्क्स के लिए पूछते। एंड अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरा ये लाइन के बारे में हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे प्लेन के बारे में। प्लेन में मुझे क्या करना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद थ्योरम 6.9 पढ़ना है। इसके थ्योरम करे नहीं करे तो भी चलता है, क्योंकि इसके थ्योरम नहीं पूछते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ट्रिगो, वेक्टर और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछते हैं। नाउ ये द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में रखना। इनका यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। थ्योरम नंबर 6.11, इसके भी पॉइंट देखना, इसका भी थ्योरम का स्टेटमेंट देखना, इसका भी यूज़ होगा प्रॉब्लम के लिए। एंड देन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए ये थ्योरम का यूज़ होता है। तो मैं बताऊंगा वो कहाँ पे है। अब 6.3 में आपको क्या पढ़ना है, तो फाइंड
द वेक्टर इक्वेशन बोला है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10। एंगल वाले सारे के सारे कैंसिल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, तो एंगल बिटवीन प्लेन वाले सारे के सारे कैंसिल कर दिए। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैंसिल किया है। कोप्लानरिटी ऑफ लाइन कैंसिल किया है। मैं कहूँगा कि आपको ये चैप्टर के कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी करके जाना टॉपिक वाइज, तो ये भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो ये देखो, ये टॉपिक पूरे के पूरे कैंसिल हो गए हैं। 6.4 पूरा कैंसिल हो गया। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस जो कि MCQs है वो आपको करने हैं। जो टॉपिक रिड्यूस किया उसके मत करो, बाकी के सब के कर लो। अब आते हैं हम लोग हमारे आखिरी चैप्टर की ओर, दैट इज़ 4 मार्क का चैप्टर है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, तो एक ग्राफ बनाना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा लास्ट एक्सरसाइज पे जाना है। आपको कोई कुछ और पूछने नहीं वाला, 7.1 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस के तौर पे करोगे तो कर सकते हो। ग्राफ कैसे बनाना है वो, ये जो कि तुम लोग 10th 11th में भी कर चुके हो। 7.2 फिजिबल रीजन कैसे बनाना है, जब आप हम 4 मार्क के प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें बनाएंगे, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। 7.22 के आगे का पार्ट तो डायरेक्टली रिड्यूस हुआ है, तो ये 7.3 करना ही नहीं है अपने को। तो बचा जो भी है हमारा 7.4। ये 8 प्रॉब्लम है। 8 में से आप सिलेक्टेड मैक्सिमाइज के 2 कर लो, मिनिमाइज के 2 कर लो, और अगर उस सारे के आंसर आपके परफेक्ट आ रहे हैं तो बस आपका काम हो गया, आपको LPP आ गया, आपको 4 मार्क्स फिक्स मिल गए। तो इस तरह से आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको मैथ्स 1 में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। आप इतनी प्रैक्टिस करो, आपके पास बहुत टाइमिंग है। एग्ज़ाम का पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, मे बी एक्सटेंड होगा या टाइम पे होगा, लेकिन जितना भी टाइम बचा है उतना टाइम इस प्रॉब्लम को करने में लगा दो, तो आपको मैथ्स 1 में 40 में से 40 मार्क्स मिलेंगे ही, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने LPP के MCQs को टिक किया है। अगर ग्राफ नहीं पूछेंगे, या तो ग्राफ नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तो ग्राफ ही पूछेंगे, तो इसके MCQs इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार देख के जाना, क्योंकि MCQs का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी कर लेना। तो इस हिसाब से अगर आप पूरा जो मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, अगर वो आप क्लियरली करके जाते हो तो आपको मैथ्स 1 में 40 में से 40 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स 2 में भी 40 में से 40। अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉब्लम की, तो आपको 20 में से 20 प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे। आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे ही। मैं हमेशा बच्चों को एग्ज़ाम से 1 महीना या 2 महीना पहले ये क्वेश्चंस दे देता था, ताकि वो लोग प्रैक्टिस करें, और वो लोग अच्छे से जम के प्रैक्टिस करते थे, और उनको 95 प्लस मार्क्स आए हैं। 96, 95, 96 मार्क्स, ऐसे मार्क्स आए हैं 3 साल बैक टू बैक। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी, मेरे इन सारे बच्चों को जो भी यूट्यूब से जुड़ा है, क्लासेस में जाना नहीं चाहता है या नहीं जा पा रहा है, पैसे का प्रॉब्लम है, फीस का इशू है, तो वो सारे बच्चे मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखें और उसमें से पढ़ें। मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइडेंस करके आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएंगे उसके लिए ही काम कर रहा हूँ। और ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक नेट पैक या डेटा पैक का बैलेंस जाएगा, बस वही जाएगा और कुछ नहीं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो आपके किसी काम में आया या काम में आएगा, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वीडियो यूज़फुल है हमारे लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड करो। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा तो मैं डेफिनेटली मैथ्स 2 के भी सारे क्वेश्चंस लेके जल्द से जल्द एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं मैथ्स 2 के बारे में आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैथ्स 2 में कैसे 40 में से 40 मार्क्स लाना है। तो जो अपना टारगेट है, अब की बार 100 मार्क्स पक्के हैं यार, वो हम लोग पक्के ज़रूर करेंगे।
तो तब तक के लिए प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।